हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे शुभांगी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ये हमारा तीसरा चैप्टर है और पार्ट 1 है, मतलब कि ये पहला वीडियो है तीसरे चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है इस चैप्टर से रिलेटेड। मतलब कि 30% कट ऑफ होने के बाद जो हमारा सिलेबस बचता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको मैंने टोटल 9 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। ये 9 टॉपिक्स में आपके जो पूरा सिलेबस है आपका कवर हो जाएगा। और इसमें से जो रिड्यूस कर दिए गए, कट कर दिए गए हैं सिलेबस में, उसके बारे में भी बता दूं कि आप लोगों के बुक में सेल के बारे में होगा। ठीक है, और एक होता है प्रोसेस संचारण। तो ये 2 टॉपिक्स और बेसिक जो है स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट को क्या किया इन्होंने, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेल आप लोग आसानी से स्वाध्याय से भी अपने बुक से पढ़ सकते हैं। नहीं अगर समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। संचारण भी वही प्रक्रिया है। तो विद्युत रसायन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला है हमारा टॉपिक रिडक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। दूसरा है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन का एक शाखा है। ठीक है, जिसमें हम विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है, मतलब हम अगर कहें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the decomposition of electrolytic compounds and their nature is known as electrochemistry। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि जैसे यहां नाम है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, मतलब कि इलेक्ट्रिक भी आ गया और केमिस्ट्री के थ्रू हो रहा है। मतलब क्या होगा कि केमिकल चेंजेस के द्वारा हम इलेक्ट्रिक को जनरेट करें, या केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। कि मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। क्लियर है, तो अब हम कैसे करेंगे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को, एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंस है, मतलब कि कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। तो कैसे करते हैं, तो आपके मन में आएगा कि सर सेल के द्वारा हम करते हैं। क्या करते हैं, सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा। सिंपल, आप लोग घर पे देखे होंगे बैटरी की फूटी होती है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ऐसे ही तो बैटरी होता है। अब इस बैटरी की क्या खासियत होती है, इसको एक बार चार्ज करिए फिर दोबारा इसको यूज करिए। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा इसके केमिकल एनर्जी को क्या करेंगे हम, फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में क्या करते हैं हम, कन्वर्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं और इसके एप्लीकेशन को यूज करते रहते हैं। तो सबसे पहले कि जो ये बैटरी बनाई गई, इसमें जो हमारा कंपाउंड है या कोई भी केमिकल है, सॉल्यूशन है, वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत का अपघट्य है। मतलब वो प्लस में और माइनस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। प्लस में है, जैसे अगर हम सपोज करें NaCl है तो वो क्या होता है, प्लस माइनस में ब्रेक हो जाता है। ZnSO4 है, वो क्या होता है, जिंक 2 प्लस में, और SO4 क्या होता है, 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। CuSO4 है, ये क्या होता है, Cu 2 प्लस में और क्या है, SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे ही क्या करते हैं हम यहाँ पे करंट पास करते हैं तो ये जो आयंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। सॉल्यूशन क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है, और उन आयंस का उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिपोजिशन। मतलब कि उसमें इकट्ठा होने लगते हैं, डिपोजिशन होने लगता है। क्लियर है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे, डुबो देंगे। अब इस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, एक को एनोड मानेंगे, एक को कैथोड मानेंगे। माने कि क्या आता है हमारा कि इलेक्ट्रोड है, एक एनोड रहेगा, एक कैथोड होगा, जिसपे डिपोजिशन होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक निगेटिवली चार्ज, अपने आप रिस्पेक्टिव हो जाते हैं। तो उसमें हम जब सॉल्यूशन में डिप करते हैं, इनको डुबोते हैं, तो इस सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कितना
करंट फ्लो करा रहा है, कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई इसकी, ठीक है। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंसंट्रेशन के चेंज करने पे ये जो हमारा करंट है या कंडक्टिविटी है उसमें क्या अंतर हो रहा है। तो इन सब सभी बातों को क्या करेंगे हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर है। जो टॉपिक्स छोड़े जा रहे हैं मतलब 30% रिड्यूस करके जो 30% हटाए गए हैं उसमें क्या है, इन सेल को बनाने के बारे में बताया गया है। क्या किया गया है, सेल को बनाने के बारे में कि डेरियन सेल कैसे बनेगा, सीसा संचायक सेल कैसे बनेगा, हाइड्रोजन सेल कैसे बनेगा, और एक टॉपिक है संचारण। ठीक है, तो अब आते हैं ये आपके टॉपिक्स पे कि रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाया भी गया होगा फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे भी बताया जाएगा। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मतलब विद्युत अपघट्य विलयन। तो विद्युत अपघट्य क्या होगा कि जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो प्लस माइनस आयंस में क्या हो ब्रेक हो जाएगा इजीली, तो उसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो अपने सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब जब हम बात विलयन की कर रहे हैं तो बिना मोलर के हम रह नहीं सकते, या नॉर्मलिटी या मोलरिटी या मोलरता के बिना हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते उसके कंसंट्रेशन को। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो अब स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, और जब कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम कि उसका डिफरेंट कंसंट्रेशन पे उसका जो कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन सेम है। कोलराउस ला, एक साइंटिस्ट थे कोलराउस, इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को लेके उनके जो कंडक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट रूप में उन्होंने मेजर किया, और उन्होंने एक नियम दिया कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम बनाए हैं तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं मतलब आयंस में ब्रेक हो रहा है तो वो उनके अपने खुद के रिस्पेक्टिव आयंस के कंडक्टिविटी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रोलिसिस और ईएमएफ सेल, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघट्य की घटना है जिसमें क्या होता है, कोई विद्युत अपघट्य अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और ईएमएफ ऑफ सेल, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये क्या होता है, सेल का जब हम सेल बनाएंगे तो कितना फोर्स मतलब वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं भी जब लेते हैं, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन को लेते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है, इन्होंने कंसंट्रेशन से रिलेटेड और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है जो डिकम्पोज हो रहे हैं उनसे उनके बीच में एक रिलेशन बनाया था उन्होंने, तो उस हिसाब से ये दोनों टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, जनरली क्या होता है, अगर सपोज करिए हम नमक को क्या करते हैं, घोलते हैं किसमें, पानी में, किसमें, पानी में, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, Na प्लस में प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, H2O जो है वो क्या हो जाएगा, H प्लस में प्लस OH माइनस में। ठीक है, ये क्या होते हैं आपस में, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, तो ये क्या होता है, अलग अलग आयंस में, कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है। क्रिया जिसमें क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जिस अभिक्रिया में, वो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे है NaCl है, Na प्लस Cl माइनस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो अब ये Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, ये निकाल दे रहा है, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, निकाल दे रहा है। तब ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, Na प्लस होता है। तो किसी भी अभिक्रिया में सिंपली तरीके से ये समझिए कि जो भी एलिमेंट होता है अगर जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जैसे क्लोरीन है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो माइनस में हो रहा है कन्वर्ट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को ले ग्रहण करे उसका रिडक्शन। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है कि वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली हो, मतलब कि एक साथ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक, रिड्यूसिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, अपचायक। और जिसका अपचयन होता है, किसका अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का, तो ये अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन अपना कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है,
तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे एक तरह से क्या है, इसके बारे में जो भी परिचय था मैंने आप लोगों को बता दिया। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पढ़ा होगा। तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। विद्युत अपघट्य विलयन की क्या है, विद्युत चालकता या चालकता कही। तो कंडक्टेंस के लिए क्या है, सबसे पहले हम ये जानना आवश्यक है हमारे लिए कंडक्टर क्या होता है, मतलब कि चालक कौन होते हैं। तो आप देखेंगे कि जनरली क्या होता है, मेटल्स होते हैं या हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ये क्या करते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये फ्लो होने देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से फ्लो होने देते हैं। लेकिन जो मेटल होता है, मेटेलिक होता है, मतलब अगर मेटल है तो वो क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। कैसे, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। और दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर के साथ साथ जो हमारे मैटर है, मतलब पदार्थ है, वो क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं और एक स्थान से दूसरे, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होते हैं, जाके इकट्ठा होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर भी क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तो होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा, मैटर जो है हमारा वो भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो पदार्थ क्या है अपने से विद्युत को क्या होते हैं, प्रवाहित होने देते हैं अपने से होकर, वो क्या कहलाएंगे, हमारे चालक कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। और जो प्रभावित नहीं होने देते हैं विद्युत को, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंसुलेटर, कुचालक कहलाते हैं। क्लियर है। तो अब आते हैं हम कंडक्टेंस पे। तो फिजिक्स में आपको रेजिस्टेंस के लिए बताया गया होगा कि आर जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसी भी पदार्थ के लेंथ और उसके एरिया, लेंथ के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा कैसे चेंज हो जाता है कि हम क्या बोलते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट हमारा जनरेट होगा L डिवाइडेड बाई ए, जहां रो क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए, जब अगर हम कहें कि उसका ये जो है लेंथ 1 सेंटीमीटर है यूनिट, और अगर एरिया जो क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आर जो है रो के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं इस समय, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो अब अगर हम इसी का, आपको पता है इसी का रेसिप्रोकल, मतलब इसी का उल्टा क्या होगा, हमारा कंडक्टेंस होगा। क्या होगा, कंडक्टेंस। तो जब हम बात यहाँ पे कंडक्टेंस की कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्टेंस C इक्वल टू 1/r। ठीक। तो जिस तरह से यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हमारा, कब, लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ठीक उसी तरह से कंडक्टेंस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर हमारे बिलियन का जो है लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई सॉल्यूशन है हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको हम लिखते हैं कप्पा से, ऐसे बनाते हैं कप्पा, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि कप्पा इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई रो। ठीक है। अब यहां से इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम अगर सपोज करिए कप्पा को हमने क्या कर दिया, ऐसे बना के, यहाँ पे अगर 1/रो को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे फार्मूला जस्ट लिखा था हमने, रो के क्या था हमारा, रो L/A। अगर यहां से हम रो का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A अगर यहां से हम रो का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR डिवाइडेड बाई L। तो अगर कप्पा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा L डिवाइडेड बाई A इंटू R। क्लियर है। अब इसको हम और जब आगे एक्सप्लेन करेंगे, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A
इंटू 1/r। अब 1/r को क्या लिख सकते हैं हम, c कंडक्टेंस लिख सकते हैं ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू L/A इंटू c। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे L और A क्या है, किसी सेल के लिए, किसी स्पेसिफिक सेल के लिए उसका अगर हम लेंथ भी क्या मान है, फिक्स मान है, एरिया भी क्या मान है, फिक्स मान है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और C क्या होगा, हमारा कंडक्टेंस है। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे सेल के लिए L/A सेल के लिए क्या है, कांस्टेंट है। एक स्पेसिफिक सेल के लिए लेंथ और एरिया क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एक C क्या है, कंडक्टेंस है। क्या है, कंडक्टेंस। तो एक ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया यहां से कि कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कंडक्टेंस ऑफ सेल। क्लियर है। तो ये हमारा कंडक्टेंस के लिए फार्मूला निकल गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा अभी हमने पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा हमारा, आप सोच सकते हैं कि जब हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इक्विवेलेंट वर्ड आ गया, तो मतलब क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन ही क्या होगा, वन इक्विवेलेंट कर देंगे हम। क्लियर है। तो अब हम क्या मानते हैं कि अगर कोई हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए कि यदि हमने कोई सॉल्यूशन लिया है और उसमें क्या लिया, वन इक्विवेलेंट क्या लिया हमने, सॉल्यूट लिया। क्या लिया, वन इक्विवेलेंट सॉल्यूट लिया। तो उसके जो टोटल आयंस हैं वो डिकम्पोज हो गए, मतलब कि डिसोसिएट हो गए, टूट गए अपने आयंस में। उनके टोटल आयंस के द्वारा, मतलब एक इक्विवेलेंट के टोटल आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ई लिख देते हैं, कैपिटल लैम्डा है, कंफ्यूज मत होइएगा, आपने अब तक ये लैम्डा ऐसे पढ़ा होगा। अब ये क्या है, कैपिटल लैम्डा इसको बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा ई जो होता है वो क्या होगा, अगर सपोज करिए हम क्या लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए, जो हमारा कंडक्टेंस क्या होता है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कब, जब हमारा लेंथ और एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तभी तो कंडक्टेंस हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा। अब अगर हम 1 ग्राम या 1 इक्विवेलेंट क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जब हमारा क्या है, एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि टोटल वॉल्यूम क्या है 1 है, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगा। लेकिन अब देखिए हमने क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये बॉक्स बनाया। ठीक है, अब जो हमारा कंडक्टेंस है, हमारा जो सॉल्यूशन है, इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उन्हीं के कारण क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी मिल रही है। अब क्या, अगर हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, कितना, सपोज करिए अगर हमने इसी सॉल्यूशन को क्या किया 9 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का था, इसको हमने क्या किया 3 भाग और बढ़ा दिया इसका, मतलब अब हमारा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की परिभाषा के हिसाब से क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वह कंडक्टेंस है कि जब हम विद्युत अपघट्य का क्या लें, एक इक्विवेलेंट सॉल्यूट लें, क्या लें, एक इक्विवेलेंट लें, तो उसके समस्त आयनों के द्वारा जो कंडक्टेंस होगा वही क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। क्लियर है। और स्पेसिफिक में हमने क्या किया था, एरिया एक रीजन डिफाइन किया था, एक स्पेसिफिक रीजन डिफाइन किया, उसमें जो कंडक्टेंस है मतलब कि जो विद्युत चलाता है उसको हम पढ़ रहे थे। लेकिन जब इक्विवेलेंट के लिए कहेंगे तो हम एरिया पे नहीं बात करेंगे, हम कब बात करेंगे,
समस्त जो हमारा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट विद्युत अपघट्य है, उसके आयंस के बारे में बात करेंगे। तो जब आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के क्या था, बराबर था। लेकिन जब हमने विलयन को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, उसमें और पानी मिला दिया, कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा के और वॉल्यूम, देखिए क्या हो जाएगा, 9 भाग में बटेगा, क्योंकि हमें सभी समस्त टोटल आयंस के चाहिए। टोटल आयंस के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब था, अब 9 में कर दिया हमने, तो सभी बॉक्स के द्वारा, मतलब कि सभी विलयन में क्या होगा, उसकी जो कंडक्टिविटी है फैल जाएगी, तो 9 जगह पे चली जाएगी, मतलब कि 9 सेंटीमीटर क्यूब में। तो उस कंडीशन में टोटल जो कंडक्टेंस होगा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 9। मतलब क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकला, हमारा जो कंडक्टेंस होगा, कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो कप्पा इंटू वॉल्यूम वी के क्या होगा, बराबर होगा। तो लैम्डा ई को हम लिख सकते हैं, लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम वी, जितने वॉल्यूम में क्या है हमारा सॉल्यूशन लिया गया है। क्लियर है। अब आते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होगा हमारा, कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कब, जब हम विलयन को क्या लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिए, मतलब उसका लेंथ और उसका एरिया क्या था, 1 सेंटीमीटर था, तो उस कंडीशन में हमारा जो कंडक्टेंस था वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि विलयन की सांद्रता हमने क्या ली, 1 मोल ले ली, क्या लिया हमने, विलयन का सांद्रता 1 मोल लिया, मतलब 1 मोल सॉलिड को हमने विलयन में क्या किया, डिसॉल्व किया, वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, आयतन कुछ भी हो विलयन का, हमने क्या किया, जो सॉल्यूट लिया है उसको 1 मोल लिया। तो अब सॉल्यूट की सभी आयंस के द्वारा, क्योंकि कंडक्टिविटी किसके द्वारा हो रही है, आयंस के द्वारा हो रही है, तो अब टोटल सॉल्यूट के सभी जो आयंस हैं उनके टोटल आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। मतलब किसी भी विलयन के 1 मोलर सॉल्यूट के द्वारा जो उसकी कंडक्टेंस चालकता होती है वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस। अब सपोज करिए अगर हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लिया, पहले विलयन बनाया और उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स में क्या कर दिया, रख दिया। ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके पहले मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो बताया उसी का वो भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया मैंने, कि अगर हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स में विलयन को डाल दें, विलयन बनाए और उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोल हो, मतलब कि मोलरिटी क्या, 1 मोलरिटी का हो, तो उस कंडीशन में जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा के इसका कंडक्टेंस ज्ञात करेंगे तो सभी आयंस इतने ही वॉल्यूम में, इतने ही आयतन में उपस्थित हैं, तो इनके द्वारा क्या होगा, टोटल कंडक्टेंस मिलेगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगा। और मोलर कंडक्टेंस उस कंडीशन में जो हमारा लैम्डा एम से डिनोट करेंगे वो क्या होगा, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगा। लेकिन जब इसी को 1 सेंटीमीटर क्यूब का था, अब इसका हमने वॉल्यूम क्या किया, बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 9 सेंटीमीटर कर दिया, कितना, 9 सेंटीमीटर। तो अब या अगर आप सपोज करिए 10 सेंटीमीटर कर दीजिए, 12 कर दीजिए, कुछ भी करिए, जब इसके वॉल्यूम को क्या करेंगे आप, इंक्रीज करेंगे, तो जो आयंस हैं वो सभी टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या है कि सभी आयंस के, भाई 1 मोल लिया था हमने विद्युत अपघट्य या सॉल्यूट लिया था, तो 1 मोल में जितने भी आयंस हैं सभी आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी है उसको हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। अब अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, 9 कर दिया या 10 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया या 50 कर दिया, तो उस कंडीशन में हमारा जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्या शो करेगा, तब लैम्डा एम, उस कंडीशन में जो कंडक्टेंस है हमारा मोलर कंडक्टेंस वो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा के और उसके वॉल्यूम के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। सेम यहाँ पे ई था, जैसे अभी हमने लैम्डा ई के लिए निकाला कि कप्पा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया, हमारा डिफाइन हो गया। कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो क्या है कि एक इक्विवेलेंट सॉल्यूट या उनके आयंस के द्वारा, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उसके आयंस के द्वारा, टोटल आयंस के द्वारा कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है। और मोलर में क्या होगा, 1 मोल अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, सॉल्यूशन बनाया उसके द्वारा है। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक रीजन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंथ या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब सब यूनिट वॉल्यूम में, एक तरह से कहिए यूनिट वॉल्यूम में जो कोई भी सॉल्यूशन है उसके द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जा रही है उसके लिए। क्लियर है। एक दूसरे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि ये हमारा
सपोज करिए ये रीजन है, इसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और इस रीजन के द्वारा क्या हो रहा है, हमारी कंडक्टिविटी हमें मेजर करनी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इतने एरिया में अगर ये यूनिट एरिया है 10 इलेक्ट्रॉन का, तो इसको अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहें, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है कि जैसे जैसे एरिया या वॉल्यूम बढ़ेगा उसके मान में परिवर्तन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही उसे कांस्टेंट मान लिया है, उसका एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने डेफिनिट कर दिया। लेकिन जब हम क्या करेंगे, एरिया या वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, अब फैल गए ना सभी जगह पे। तो अब अगर हम इतने रीजन का देखें तो हो सकता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिले या 2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो इस तरह से जब हम अब निकालेंगे तो उसमें कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट गए हैं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉनों का चाहिए। हमें क्या है, मोलर, मतलब एक मोल में मतलब अवगाद्रो संख्या, उतने आयनों का टोटल हमें कंडक्टिविटी चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है कि मोलर में क्या होगा, 1 मोल आयनों का हमें क्या चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए, और इक्विवेलेंट में 1 इक्विवेलेंट आयनों का कंडक्टेंस चाहिए, और स्पेसिफिक में क्या, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमें कंडक्टेंस चाहिए। हमें आयंस के नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा चौथा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आप लोगों को बताया कि कंडक्टेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कप्पा के बराबर होगा। कब, जब हम क्या लें, उसका वॉल्यूम 1 यूनिट लेते हैं, और वही कंडक्टेंस लैम्डा E या लैम्डा M क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या मिला, एक हमें संकेत मिला है कि जैसे जैसे हम विलयन को क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएं, तो हमारा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब मोलर लैम्डा M और इक्विवेलेंट लैम्डा E क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। मतलब अब हमारा जो कंडक्टिविटी है कंसंट्रेशन के बढ़ाने पे या घटाने पे क्या कर रहा है, इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। क्लियर है? तो साइंटिस्ट एक थे कोलराउस, उन्होंने रिसर्च किया कई सारा इस पे, अलग अलग विद्युत अपघट्यों को लेकर। तो उन्होंने देखा कि जनरली क्या है कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जाते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो जो हमारा विद्युत अपघट्य का जो लैम्डा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। भाई यहाँ पे डायरेक्ट V से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब इस स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो तो हमारा क्या है, फिक्स है, और इसके मान में अगर कुछ कमी आती भी है तो वॉल्यूम इतनी तेजी से इंक्रीज करता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका ये परिणाम निकला कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे सॉल्यूशन को, हमारा जो कंडक्टेंस है कौन सा, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कोलराउस ने, एक साइंटिस्ट थे, कोलराउस ने एक नियम दिया। कोलराउस ने क्या कहा कि जो विद्युत अपघट्य है, मतलब कि विलयन में हमारे जो भी विद्युत अपघट्य है, उनका अगर कंडक्टेंस हम निकालें, क्या निकालें, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो क्या होता है, उनके अलग अलग आयनों के कंडक्टेंस के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोलराउस का नियम हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ हमारा क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब क्या है कि अगर हमने डाइल्यूशन को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर डिसोसिएशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इज कंप्लीट, मतलब क्या हो, जो विद्युत अपघट्य हमने लिया है उसके सभी आयंस, मतलब एक एक मॉलिक्यूल क्या हो, अपने आयंस में, कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाए, एंड ऑल इंटरआयनिक इफेक्ट डिसअपियर। इंटरआयनिक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम विलयन बनाए, क्या बनाए, विलयन बनाए, विलयन में हमने क्या लिया, अगर सपोज करिए पानी लिया, H2 लिया, तो ये क्या होगा, H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। क्लियर है? अगर हमने क्या लिया, Na और Cl, मतलब कि नमक मिलाया, सोडियम क्लोराइड मिलाया, तो ये क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब चूंकि विलयन में हमारे क्या है, H प्लस OH माइनस है, Na प्लस और Cl माइनस है,
तो क्या होगा, जब विलेन में सभी रहेंगे तो ये Na+ क्या होगा, OH- से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, अट्रैक्ट। भाई ये प्लस है ये माइनस है, या Cl- जो है H+ से, मतलब क्या हुआ कि दूसरे जो हमारे आयंस हैं वो इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दे सकते हैं कि हमसे क्या करो, बॉन्ड बना लो। तो उस कंडीशन में इनका जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अगर 5 Na था हमारे पास और वो जाके क्या हुआ, उसमें से 3 ही गया, 2 जाके OH से क्या NaOH बना लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंडक्टेंस घटेगी। तो कोलराउस ने ये कहा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब हम जब डाइल्यूशन बढ़ा देंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो जो आयंस हैं उनके बीच की दूरी भी तो बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में इंटर आयनिक इफेक्ट, मतलब आपसी जो उनका अट्रैक्शन होगा, या ये भी हो सकता है कि सोडियम के कई सारे जो क्या है आयंस हो और इलेक्ट्रोड पे मूव कर रहे हो तेजी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक दूसरे का कोलिजन हो जाए या रिपल्सन हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर अट्रैक्ट कर सकता है तो वो रिपेल भी तो कर सकता है, मतलब क्या Na+ है, 2 Na+ है, तो दोनों एक साथ जाए, जैसे सपोज करिए दो लोग दौड़ रहे हैं एक रेस में, तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है जो दूसरा वाला लड़का है वो क्या करे, दूसरे लड़के को धक्का दे दे, उस कंडीशन में क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, तो अपने मतलब कि जो भी उसका पाथ होगा उससे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी स्पीड घट जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि इंटर आयनिक इफेक्ट, चाहे रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो, वो सभी क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, मतलब गायब हो जाए। कैसे गायब होंगे, जब हम सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं, एकदम डाइल्यूट कर दे, मतलब दूर दूर कर दे। तो उस कंडीशन में उन्होंने ये कहा कि जब ये सारे कंडीशन हमारे फॉलो हो जाए तो ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, जो भी आयन है वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है, मूव कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है अपना। तो उस कंडीशन में अगर हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है A+B- में, हम लिख सकते हैं कि लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन AB, वो क्या हो जाएगा, उसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट आयंस के कंडक्टेंस, मतलब मोलर कंडक्टेंस के एडिशन के क्या होगा, वो बराबर होगा, मतलब उनका एक बीजगणितीय योग मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक बीजगणितीय योग। तो यही था कोलराउस का नियम। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, क्यों, क्योंकि जब हम अब हमें क्या है, अगर किसी का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, किसी विद्युत अपघट्य का, किसका निकालना है, किसी भी विद्युत अपघट्य का, तो हम क्या करेंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन का अगर हमें कहीं से मोलर कंडक्टेंस मिल जाए, उनको हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये मान निकल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी हमें क्या करना है, ऐसे आयंस का कंडक्टेंस निकालना है जिसका हमें नहीं पता है, और हमें उसकी किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है, मतलब किसी कंपोजिशन का पता है और अदर दूसरे का पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसका निकालना है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। इसी में एक केस और बनता है कि जैसे देखिए अगर हम ये किसी लड़के ने कहा कि सर अगर हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो AXBY टाइप का हो, मतलब H2SO4 लेते हैं, ठीक है, ये भी तो एक क्या इलेक्ट्रोलाइट ही है, 2 H2 और 1 SO4 डबल माइनस में ब्रेक होता है। तो उसी तरह से ये है, अगर हम क्या करें उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम XA+YB होगा, ब्रेक होगा, ये प्लस में ये माइनस में। अब उसके लिए अगर हम क्या करें, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे x लैम्डा 0 एट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन या डाइल्यूशन ऑफ A+ आयंस प्लस y लैम्डा 0 MB-। यहां से एक हमारा क्या हो गया, और भी फार्मूला मिल गया हमें। तो ये कोलराउस का नियम था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि कोलराउस ने ये कहा कि किसी भी विद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर, मतलब जब उस विलयन का क्या करते हैं हम, अनंत तनुता करते हैं, मतलब डाइल्यूट करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसके जो विद्युत अपघट्य के आयन होंगे वो स्वतंत्र रूप से अपना स्थानांतरण कर सके, कहा, इलेक्ट्रोड की तरफ। तो उस कंडीशन में जो उस स्थिति में मोलर कंडक्टेंस होगा किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट्य का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उनके अवयवों के मोलर कंडक्टेंस के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा कोलराउस लॉ था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की एप्लीकेशन।
ऑफ कोलराउस लॉ। अब देखिए, जब हमें क्या है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंट आयन का हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें पता चल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, आयंस की मोबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है, म्यू, जो ये उसका मोबिलिटी है, म्यू क्या मोबिलिटी होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उसका, अगर हमें मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टेंस पता है तब। ठीक है। दूसरा, अभी मैंने कहा कि अगर हमारा क्या है, ए बी सॉल्यूशन है और ए प्लस बी माइनस में ये ब्रेक हो रहा है, तो सपोज करिए अगर हमने कहा कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो अगर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक होते हैं, क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिनका हम क्या कर सकते हैं, चाहे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना भी डाइल्यूट कर लें, वो पूरा टूटने वाले नहीं है। मतलब कहते हैं कि हम पूरा नहीं टूटेंगे, हम अपना 100% डिसोसिएशन देंगे ही नहीं। तो उस कंडीशन में अगर हमें उनके मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो कोलराउस लॉ के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है एक CH3COOH, ठीक है। इस कंडीशन में जब ये ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, CH3COO माइनस, ठीक है, एसिटिक एसिड है ये, H प्लस। अब देखिए, इसमें हमने यहां तो तोड़ के लिख दिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल में ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व कराया जाता है तो 100 में से लगभग मैक्सिमम 10 से 15 या 20-25 क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, बाकी सारे 100% डिसोसिएशन इसका कभी नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हमें क्या निकालना है, CH3COOH माइनस का अगर हमें कंडक्टेंस निकालना हो या इसका टोटल कंडक्टेंस निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, CH3 एक सॉल्यूशन ले सकते हैं, इसका क्या है, CH3COONA ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं और HCl ले सकते हैं। इन तीनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ के कंडक्टेंस को एक साथ ऑपरेट करा के हम इसका कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, बीजगणितीय योग ही तो लिखना है, तो हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमारा क्या हो, जो कंडक्टेंस हो अलग अलग लेके हमें क्या है, इसका कंडक्टेंस फाइंड आउट हो जाए। जैसे अरेंजमेंट बनाएंगे, देखिए यहां से H प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, यहाँ CH3COO माइनस मिलेगा, Na मिलेगा। अब यहाँ से Na प्लस और ये Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Cl माइनस और Cl कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, H प्लस और CH3COO माइनस ही तो बचेगा ना, मतलब जो इसका है मोलर कंडक्टेंस। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका मोलर कंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा बन जाएगा जो 100% डिसोसिएशन करेगा। क्लियर है। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखिए, पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, विद्युत अपघटन। अब नाम से स्पष्ट है, विद्युत अपघटन मतलब वह अभिक्रिया जिसमें क्या कराएं, हम अपघटन कराएं, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपने आयनों में टूटना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे अगर हम क्या करें, NaCl है, सॉल्यूशन लिए हम और क्या करें, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस में ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है। एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, देखिए, जब किसी विद्युत अपघट्य को या जब किसी धातु को उसके विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। जैसे अगर हम जिंक की छड़ को क्या करें, ZnSO4 जिंक सल्फेट के विलयन में क्या करें, डिप करें, तो उस रॉड पे या मेटल पे क्या होगा, या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। उस कंडीशन में मेटल या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में विलयन और इस मेटल के रॉड के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आयन के सॉल्यूशन में, जैसे ये मेटल है और इसका आयन क्या है, Zn+2 होगा यहाँ पे, तो इसके आयन के विलयन में क्या करते हैं, डिप करते हैं।
तो ये मेटल जो है क्या होता है, या तो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो जाता है, किसके सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक पोटेंशियल जनरेट होता है, कहाँ, मेटल और विलयन के बीच में। तो उस पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे सपोज करिए हमने क्या बनाया, एक विलयन बनाया, किसका, ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने एक जिंक की रॉड डिप कर दी, तो होता क्या है कि जिंक जो है ये अब इस विलयन में क्या होगा, ब्रेक होके जिंक का रॉड जो है क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, वो इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देगा, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि Zn2+ आयंस जो इसके सॉल्यूशन है उसमें क्या हो रहा है, Zn2+ ये इलेक्ट्रॉन देके 2+ में क्या होता है, कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो जैसे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब अगर हम टेम्परेचर को क्या लेना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, क्या लेना है, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, और उसके बाद जो हमारा विलयन है उसकी मोलरता को हम क्या लेना है, 1 यूनिट करते हैं, 1 मोलर विलयन करते हैं। तो उस कंडीशन में जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मानक विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बताया कि जब किसी मेटल को उसके विलयन में क्या करते हैं, डिप करते हैं, उसके आयंस के विलयन में, तो उस मेटल और उसके विलयन के बीच में विभवांतर पैदा होता है, मतलब पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, विभव पैदा होता है। विभवांतर मतलब उनके और उनके विभव में क्या होता है, अंतर हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक उसी समय अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को फिक्स कर दें, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, और जो विलयन है उसका हम क्या करें, कंसंट्रेशन को क्या करना है, यूनिट मोलर, इकाई मोलर, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्यों, क्योंकि अब हमने जो कंडीशन है उसको क्या कर लिया, स्टैंडर्ड कर लिया, मतलब उसके कंसंट्रेशन को 1 मोलर कर दिया, और टेम्परेचर क्या कर लिया हमने, स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। क्लियर है। अब आते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम सेल बनाते हैं, क्या करते हैं, सेल बनाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप करते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए जिंक हो गया और ये क्या हो गया, कॉपर हो गया, तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रोड क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन। यहां पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस कंप्लीट सेल में, एक कंप्लीट सेल में, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो हमारा सेल बना है उसमें हाफ सेल रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का है, और हाफ सेल रिएक्शन किसका है, रिडक्शन का है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक कंप्लीट रिएक्शन करते हैं। तो मतलब अर्ध अभिक्रिया ये ऑक्सीकरण की और अर्ध अभिक्रिया रिडक्शन की हो रही है। तो यहाँ पे मैंने अभी जब बताया कि रॉड और सॉल्यूशन के बीच में क्या हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन उसके कारण इनके और इसके बीच में भी क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। अब ये सेल की क्या है, क्षमता है। अभी तो हमने अलग अलग बताया था कि इनके बीच में और सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में हो रहा था, लेकिन जब हम एक सेल बनाएंगे, सेल करेंगे, बनाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनके इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस पैदा होगा, कौन सा, पोटेंशियल का। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे। क्लियर है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम क्या माने, इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल का अगर लें, तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, ई एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। मतलब जो
ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उन दोनों का जो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया है कि इसका इस विलेन के सापेक्ष भी पोटेंशियल जनरेट होगा डिफरेंस, और इसका इसी विलेन के साथ कॉपर का भी होगा। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ईएमएफ, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस एट एनोड टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैथोड टर्मिनल। क्लियर है? तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट आपका यही मैं स्टॉप करता हूं। क्लियर है? अब इसके बाद बचा आपका नस्ट इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन, तो वो अगले वीडियो में क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।